ओम। हाँ तो बच्चों, नमस्ते। वेलकम टू वी क्यूब क्लासेस। तो लास्ट टाइम बच्चों हमने शुरू किया था मैथमेटिक्स का ट्राइंगल चैप्टर। और ट्राइंगल इस बार पढ़ा रहा हमारे को सिमिलरिटी। नाइन्थ क्लास में पढ़ाई थी कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंस की बजाय अब की बार सिमिलर ट्राइंगल पे बात करेंगे कॉन्ग्रुएंट की बजाय। तो बच्चों, सिमिलर ट्राइंगल के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो कहते हैं कि दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे यदि उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल हो। तो कोरस्पोंडिंग मतलब जैसे यहाँ एंगल ए का एंगल पी से संबंध है। कोरस्पोंडिंग मतलब संबंधित। बी का क्यू से है। जैसे उदाहरण ले में, अगर ये ए 60 डिग्री है तो इधर पी भी कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। ऐसे ही बच्चों, अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होना चाहिए। अगर ये सी 50 डिग्री है तो इधर ये भी 50 डिग्री होना चाहिए। अर्थात संबंधित कोण क्या होने चाहिए? बराबर। अगर कोई लिख के दे दे कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, सिमिलरिटी के लिए साइन कौन सा यूज करेंगे? ऐसा। ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए कौन सा यूज करते थे? कॉन्ग्रुएंट के लिए ये, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बीच में, सिमिलर ट्राइंगल के बीच में ये दोनों के साइन। ठीक है। तो अगर वो ऐसा कह रहा है तो देखो, सबसे पहले ट्राइंगल एबीसी में कौन सा वर्टेक्स? ए। तो इसमें कहाँ है? कौन है? पी। इसका मतलब ए पे बना एंगल पी पे बने एंगल के बराबर होना चाहिए। ए एंगल पी के इक्वल, बी एंगल क्यू के इक्वल होना चाहिए, सी एंगल आर के। इनको कहेंगे कॉरस्पॉन्डिंग। अर्थात ए का लेना देना किससे है? पी से। इन ये दोनों आपस में संबंधित है। अगर यहीं इसने लिखा होता ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर पी क्यू, तो अब क्या होता बच्चों? अब ए एंगल आर के इक्वल होना चाहिए। ए रिलेटेड विद आर, बी कोरस्पोंडिंग टू पी, एंड सी कोरस्पोंडिंग टू क्यू। इनका लेना देना होना चाहिए। इसी प्रकार इनके नाम से कोरस्पोंडिंग साइड भी सेम रेशियो में होनी चाहिए, प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। यदि किसी ने लिख के दे दिया कि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल क्यू आर पी, ध्यान देना। तो बेटा पहले दो अल्फाबेट से बना ए बी, और इधर दो पहले से बना क्यू आर। इसका मतलब ए बी इज कोरस्पोंडिंग टू क्यू आर। इन्हीं की रेशियो निकाल लेंगे फिर हम। इसी प्रकार सारी कोरस्पोंडिंग साइड सेम रेशियो में होंगी। प्रोपोर्शन, सेम रेशियो को ही क्या कहते हैं? प्रोपोर्शन में होंगी। यहां अगर नाम लिखा है ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी, तो ए बी क्यू आर से रिलेट होगी। और अगर पीछे के दो से बनी बी सी, तो इधर दो से बनी कौन? आर पी। इट मीन्स बी सी और आर पी कोरस्पोंडिंग साइड से इनकी, उनकी रेशियो इक्वल होगी। पहले और लास्ट से बनी ए सी, यहाँ पहले और आखिरी से बनी क्यू पी। इसका मतलब ए सी और क्यू पी की रेशियो निकालनी है। इस प्रकार ये कोरस्पोंडिंग साइड की रेशियो सेम होगी, या यूं कह सकते हैं कोरस्पोंडिंग साइड प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है। तो ये दो कंडीशन पूरी होती है। यदि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल मिलेंगे, इक्वल, और कोरस्पोंडिंग साइड रेशियो सेम में मिलेंगी या प्रोपोर्शन में होंगी। ठीक है। नाम का बहुत बड़ा महत्व है बेटे। सारा खेल किसका है? नाम लिखने का। अब ए बी की रेशियो आप आरपी के साथ नहीं कर सकते रिलेट, रेशियो निकालते टाइम। आप बीसी को क्यूपी के साथ नहीं कर सकते। ठीक है। ये कोरस्पोंडिंग साइड ही प्रोपोर्शन में होंगी। इनकी प्रोपोर्शनलिटी के लिए या इनकी रेशियो के लिए आप इनके पैटर्न को नहीं बदल सकते। आपको यही लेना पड़ेगा, पहले दो से ए बी तो पहले दो से क्यू आर।
और जब इन पे हम सिमिलरिटी के क्राइटेरिया लगाएंगे तब भी हमें लिख के देना पड़ेगा कि कौन किससे संबंधित है, उन्हीं को लेना पड़ेगा रेशियो निकालने के लिए। तो नाम का, ट्राइंगल के नाम का बड़ा महत्व है, बहुत सिग्निफिकेंस है इसका, ये ध्यान रखना आप लोगों को, ठीक है। तो देखो नोट करेंगे, द रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल। इक्वी एंगुलर का मतलब जिन दो ट्राइंगल्स के एंगल सेम हो, जैसे यहां सेम है, जैसे यहां सेम है, इक्वल है। अगर दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल हैं, दो ऐसे ट्राइंगल हैं जिनके एंगल आपस में मैच करते हैं, सेम सेम है, इक्वल हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, हमेशा सेम रेशियो में होगी, ठीक है ना। दैट इज टू सिमिलर ट्राइंगल्स विल ऑलवेज द सेम, कोरस्पॉन्डिंग साइड भी क्या होंगी, रेशियो में होंगी, सेम रेशियो होगी। रेशियो ऑफ एनी टू कोरस्पॉन्डिंग साइड इनटू टू इक्वी एंगुलर ट्राइंगल दैट इज टू सिमिलर ट्राइंगल इज ऑलवेज द सेम, रेशियो सेम होगी अगर एंगल इक्वल है तो, ठीक है ना। दो ट्राइंगल के, जैसे इन्हीं की बात करें तो यहाँ ये सिंगल, ये ट्रिपल डॉट वाला एंगल ट्रिपल डॉट वाले के बराबर है 50-50, तो इस 50 के ठीक सामने कौन है, ए बी, तो इस 50 के ठीक सामने कौन है, पी क्यू। इसका मतलब इन दोनों में कोरस्पॉन्डिंग साइड कौन बनेगी, ए बी और पी क्यू। तो आप रेशो किसकी निकालोगे, ए बी बाई पी क्यू की, और ये इक्वल होगी किसके, यहाँ सिंगल डॉट के ठीक सामने है बी सी, यहाँ सिंगल डॉट के ठीक सामने क्यू आर, अर्थात यूं कह लें कि 60 डिग्री के सामने बी सी, 60 डिग्री के सामने क्यू आर, इट मीन्स बी सी इज कोरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। और अगर ए बी सी ट्राइंगल की साइडों को ऊपर ले रहे हैं ना न्यूमरेटर के तौर पे फ्रैक्शन बनाते टाइम, तो बेटा हमेशा ऊपर ही लेनी है। ऐसा मत कर देना कि ए बी बाई पी क्यू लिख दिया और इधर लिख दिया क्यू आर बाई बी सी, ऐसा भी गलत माना जाएगा, ये भी गलत है। ये ट्रिक बता रहा हूँ, छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान में रखना है, आगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया तो भी आएंगे। इसके बाद इसमें डबल डॉट बी एंगल जो 70 डिग्री इसके सामने है ए सी, डबल डॉट 70 डिग्री क्यू एंगल के सामने है पी आर, इसका मतलब ए सी और पी आर आपस में कोरस्पॉन्डिंग हैं, संबंधित हैं, इनकी रेशियो बनेगी। ये बात हो गई। अब इन्हीं के आधार पर हमें पढ़नी है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कि दो इक्वी एंगुलर ट्राइंगल्स के जो सिमिलर होंगे ट्राइंगल, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो सेम होगी। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए इसमें एक बात और जोड़ी गई है, वो क्या जोड़ी गई है, अभी उस पर भी चलते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम, और इसमें दो पार्ट्स में है ये। आओ हम एनसीईआरटी में जो थ्योरम 6.1 लिखी है, आओ उसको जानते हैं वो क्या है। हम चलते हैं थ्योरम 6.1 आपकी बुक में। If a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, the other two sides are divided in same ratio। देखो कैसे, फिगर से समझते हैं बच्चों। माना हमारे पास एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का नाम है ए बी सी, ठीक है। इस ए बी सी ट्राइंगल की दो साइडों को इंटरसेक्ट करती हो और एक के पैरेलल हो, ऐसी एक लाइन खींचते हैं। एक ऐसी लाइन जो ड्रॉ करी गई है पैरेलल ट्राइंगल की एक साइड के, वन साइड, और ट्राइंगल की दूसरी दो साइड को इंटरसेक्ट कर रही हो, तो उन दोनों साइडों को सेम रेशियो में डिवाइड कर देगी। माना डीई एक लाइन है जो बीसी के पैरेलल ड्रॉ करी गई है, किसके पैरेलल, पीसी के पैरेलल, और डीई ए बी और ए सी को इंटरसेक्ट कर रही है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, डी और ई। अब ये दोनों ए बी और ए सी इस डीई के द्वारा सेम सेम रेशियो में बांट दी गई हैं। इसका मतलब ए डी बाई डी बी इक्वल होनी चाहिए ए ई बाई ई सी। दिस इज द बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम
पार्ट 1। ये थेल्स थेल्स थे वो मैथमेटिशियन जिन्होंने इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम थेल्स थ्योरम भी है। थेल्स थ्योरम के दो पार्ट हैं, एक पार्ट हम ये पढ़ रहे हैं बीपीटी। ठीक है, इसको बीपीटी के नाम से जानते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब ये बात बच्चों प्रूव करनी है और इसका प्रूफ आ जाता है। ये बात हमें प्रूव करनी है कि यदि किसी ट्राइंगल में उसकी एक साइड के पैरेलल कोई लाइन खींची जाए जो बाकी दो साइड्स को डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, तो वो जिन साइडों को इंटरसेक्ट कर रही है उनकी रेशियो सेम सेम बट जाएगी, यानी कि सेम रेशियो में बट जाएंगी ये साइडें। ए डी बाई डी बी ए बाई सी के बराबर, ये बात हमें प्रूव करनी है। अब आओ हम इस थ्योरम का प्रूफ देखें। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूं का यूं आएगा एग्जाम में, यूं का यूं लिख देगा, प्रूव दैट इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। यूं का यूं लिख देगा बच्चों को। ठीक है, और क्वेश्चन दे देगा, इसको क्वेश्चन के फॉर्म में दे देगा, तुम्हें इसको प्रूव करना होगा। बस आगे लिख देगा प्रूव दैट इफ ए लाइन, यहां से शुरू कर देगा। तो आओ देखते हैं इसका प्रूफ। अब प्रूफ करने के लिए हमें किसी ना किसी ट्राइंगल को करना पड़ेगा लेट। लेट ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच डी ई इज ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू, बच्चों ये सिंबल से समझ जाओगे ना, दो लाइन पीछे एल एल लिख दिया तो इसको क्या कहते हैं, पैरेलल, ड्रॉन पैरेलल। ठीक है, पैरेलल टू थर्ड साइड, है ना, या वन साइड पैरेलल टू, और यहां तो हम नाम ही लिख देंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी एक लाइन है बी डी ई जो लाइन ड्रॉ करी गई है पैरेलल किसके, टू साइड बी सी, बी सी के पैरेलल ड्रॉ करी गई है। तो जितनी बात लिखी है इसी बात को देखते हुए आओ एक फिगर बना लें। ए बी सी इसमें ड्रॉ करी गई है, डीई पैरेलल टू बी सी, एंड इट intersects AB and AC at point D and E respectively। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः, अर्थात यह डीई नाम की लाइन ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है, पहले नाम ए बी का लिखा है तो पहले पॉइंट डी लिखा है, ए बी को इंटरसेक्ट कर रही है डी पे, ए सी को कर रही है ई पे, इसी का नाम रिस्पेक्टिवली, पहले ए बी का नाम आया तो पॉइंट डी इसी का है, ए सी का आया तो पॉइंट डी ई इसी का है। तो आओ इस जानकारी के आधार पर हम ड्रॉ कर देते हैं एक डीई नाम की लाइन, और जो कि पैरेलल है बीसी के। ठीक है, ये तो थी बेटे थ्योरम के अकॉर्डिंग। अब नाउ वी हैव टू प्रूव, वी हैव टू प्रूव दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी। हमें ये प्रूव करके देना कि ए डी बाई डी बी ए बाई ई सी के बराबर है, हमें ऐसा प्रूव करना है। ठीक है, इसमें बच्चों एक कंस्ट्रक्शन और करनी पड़ेगी, क्या, इस डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है एसी के ऊपर, मान लो इसका नाम है डीएम, डीएम। इसी प्रकार ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जिसका नाम है ईएन, ईएन। ठीक है, दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने हैं और आपको
बीई और डीसी, इनको चाहे डॉटेड लाइन से ज्वाइन करवा दो चाहे बोल्ड लाइन से ज्वाइन करा दो, ये करानी है आपको ज्वाइन। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन के नाम पे होगा। कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण करना है हिंदी मीडियम। क्या करना है? ड्रॉ डीएम परपेंडिकुलर ऑन साइड AC एंड EN परपेंडिकुलर ऑन साइड AB। ये परपेंडिकुलर का साइन है जिसको हिंदी में कह देते हैं लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर, EN परपेंडिकुलर ऑन साइड AB, ये हमने ड्रॉ करना है। इसको एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं बेटा, हाइट, हाइट भी कह देते हैं ट्राइंगल की। किसी साइड पे 90 डिग्री पे डाल दें तो उसको क्या कहते हैं? हाइट ऑफ ट्राइंगल, है ना। एल्टीट्यूड, ऐसे हमने ये परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं इसको, डीएम एल्टीट्यूड ऑन AC, है ना, डीएम एल्टीट्यूड ऑन AC, है ना, और EN एल्टीट्यूड ऑन AB, ऐसे लिख लो। और एल्टीट्यूड का मतलब भी यही होता है जो 90 डिग्री पे जा करके मीट करे, हाइट ऑफ द ट्राइंगल कह सकते हैं। ठीक है, बहुत धीरे धीरे समझाऊंगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, बहुत संभावना होती है बोर्ड में आने की। आगे चलते हैं। इसके बाद टारगेट हमारा है AD बाई DB AE बाई EC पे पहुंचने का। आओ शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों, किसी ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो AD को अगर मैं मानूं बेस, यहां लिखता हूं इन ट्राइंगल ADE, ADE मतलब ऊपर वाला ट्राइंगल लेना है केवल। एरिया ADE ट्राइंगल का एरिया हाफ, अगर मैं बेस मानूं AD को बेस मानूं तो हाइट कौन सी माननी पड़ेगी? EN। हाइट क्या माननी पड़ेगी बच्चों? बेस ED इंटू हाइट, हाइट का हो या एल्टीट्यूड का हो, एल्टीट्यूड EN। तो हमारे पास एक आया कि एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ AD इंटू EN। बोलो ठीक है, हाफ AD इंटू EN, ये हमने निकाला है एरिया। आगे देखते हैं। इसी प्रकार इस ADE का एरिया आप AE को बेस मान के भी निकाल सकते हो। AE को मानेंगे बेस, तो अगर AE को बेस मान रहे हो, आधार मान रहे हो, तो ऊंचाई कौन होगा? हाइट कौन होगा? DM, हाइट DM हो जाएगी बच्चों। इसको नाम दे देंगे इक्वेशन 1। सिमिलरली एरिया ADE इज इक्वल टू हाफ बेस, अब की बार AE को मानना है, और हाइट अब की बार DM बनेगी इसके लिए, DM। इसका मतलब बच्चों एरिया ADE एक तरीके से और लिखा जा सकता है। अब की बार इसका नाम क्या लिखेंगे? AE को बेस, DM को हाइट, इक्वेशन 2, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब तुम ऐसा कुछ एरिया लेके आओ जिसमें DB आती हो, क्योंकि AD तो आ गई, AE भी आ गई। अब ऐसा एक ट्राइंगल ढूंढो जिसमें DB आती हो, DB। इसके लिए एक बात समझना जरा। ठीक है, पता लग गया हमें कि भाई ट्राइंगल लेना है DBE, इसमें आती है DB। अब बेटा DB को अगर मैं बेस मानू ना, इसको बेस मानू DB को, और इसके सामने वर्टेक्स E से हाइट डालूं, तो बेटे अंदर जो है ना हाइट एल्टीट्यूड डल ही नहीं सकती, क्योंकि ये एंगल कितना है? ऑब्ट्यूज है ये 90 डिग्री से बड़ा एंगल है।
इस ई वर्टेक्स से अंदर ट्राइंगल के भीतर ही हाइट निकल सकती भाई, इसलिए हमने बीडी को आगे बढ़ाया, यानी कि हमें बीडी को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तब जा करके इसके ऊपर एल्टीट्यूड डलेगा यहाँ से। और बेटे ये तो डला डलाया ना है, ई से डाल तो रखा है एल्टीट्यूड ई एन। इसका मतलब जब आप एरिया बी डी ई निकालोगे तो उसकी हाइट ट्राइंगल से बाहर डलेगी। और देखो जैसे मान लो ऐसे हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये एंगल ऑब्ट्यूज है, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज। एक एंगल भी अगर ऑब्ट्यूज हो गया ना, 90 से बड़ा हो गया, तो उसके दो एल्टीट्यूड ट्राइंगल से बाहर निकल जाएंगे। जैसे मानो मेरे को बी सी पे एल्टीट्यूड डालना हो ए वर्टेक्स से, क्योंकि डलेगा वर्टेक्स से ही, तो बेटे ए वर्टेक्स से कितनी भी प्रयास करो ये हमेशा 90 डिग्री डलेगा ही नहीं। इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाइट को बाहर डालना पड़ेगा ऐसे, ये हाइट डली, और इसको आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा यूं। तो जरूरी ना है कि किसी ट्राइंगल का एल्टीट्यूड हमेशा ट्राइंगल के इनसाइड लाई करता हो, आउटसाइड द ट्राइंगल भी हो सकता है। कब, जब आप किसी ऐसी साइड पे एल्टीट्यूड डाल रहे हो जिसका एक एंगल ऑब्ट्यूज है ना। वैसे तो ट्राइंगल में बेटे ऑब्ट्यूज एक ही हो सकता है, दो ऑब्ट्यूज तो हो ही ना सकते, फिर तो दो का ही सम 180 से ऊपर हो जाएगा, तीसरे का क्या करेंगे भाई, तीनों का सम 180 होना चाहिए। तो एक एंगल इस साइड पे अगर बी से डालोगे ना, ऑब्ट्यूज वाले वर्टेक्स से, तो अंदर डल जाएगा ये 90 डिग्री एल्टीट्यूड। लेकिन बेटे ए से डालोगे बी सी पे तब भी बाहर डलेगा, इसी प्रकार सी से डालोगे तो ए बी को आगे प्रोड्यूस करने का तब भी बाहर डलेगा। तो बच्चों हमारे साथ भी सिचुएशन कुछ ऐसी है, और यही है बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं, अरे सर इस ट्राइंगल की हाइट भी आपने ई एन क्यों मान ली भाई, इसलिए मान ली ई वर्टेक्स से डीबी साइड पर एल्टीट्यूड अंदर नहीं डलेगा, इसको बीडी को आगे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ईएन ही इसके लिए एल्टीट्यूड का काम करेगा बच्चों। तो आओ हम एक ऐसा ट्राइंगल ढूंढे जिसमें बीडी साइड आ रही हो, और वो है बी डी ई। लिखो, नाउ इन ट्राइंगल बी डी ई, एरिया बी डी ई यानी कि इसका एरिया इज इक्वल टू हाफ, यहाँ बेस का काम करेगा डीबी, और यहाँ हाइट का काम करेगा कौन, ई एन। तो बच्चों यहाँ से आया एरिया बी डी ई इज इक्वल टू हाफ डी बी बेस और ई एन हाइट, और इसी का नाम दे देंगे हम इक्वेशन 3। ऐसा ही एक ट्राइंगल ढूंढो जिसमें ई सी बेस हो, तो ई सी बेस ये रहा बच्चों डीईसी में, और इसकी हाइट का काम डीएम करेगा, रीजन अभी भी बता के आया हूं। सिमिलरली इसी प्रकार, सिमिलरली एरिया ई डी सी इज इक्वल टू हाफ, इसके बेस का काम कौन करेगा, ई सी, और इसकी हाइट का काम करेगा डीएम, और ये होगी इक्वेशन 4। बोलो यहां तक की बात समझ में आई। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दूं, अगर मैं इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दूं, तो ई एन कैंसिल हो जाएगा, हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा, और ए डी बाई डी बी आ जाएगा। यही तो टारगेट है, कैसे न कैसे ए डी बाई डी बी लाओ, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों अगर मैं इक्वेशन 2 को 4 से डिवाइड कर दूं, तो हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, ए बाई ई सी आ जाएगा, डीएम बाई डीएम कैंसिल हो जाएगा। और यही टारगेट है भाई, ए बाई ई सी लेके आओ कैसे न कैसे, ठीक है। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को ऊपर शिफ्ट कर रहा हूं, जगह कम है इसलिए, ध्यान से समझते रहना। फिगर दिखाई देनी चाहिए बस, इतना हम ऊपर कर लेते हैं इसको, और अब कर लेते हैं इसको हम स्प्लिट। लिखना उधर भी है, तो अब क्या लिखूं, अब हम लिखेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 3। इक्वेशन 1 को 3 से डिवाइड कर दो, तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इज इक्वल टू, तो बेटे लेफ्ट साइड लेफ्ट से डिवाइड होगी, बी डी ई ए डी ई, 3 इक्वेशन,
सेकंड इक्वेशन, नो सॉरी, फर्स्ट इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, हाफ AD इंटू EN अपॉन हाफ BD इंटू EN, EN कैंसल, हाफ हाफ कैंसल, तो हमारे पास आया एरिया ADE अपॉन एरिया BDE इज इक्वल टू AD बाय DB, AD बाय DB। ठीक है, इसी प्रकार सिमिलरली डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 4, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दो 4 से, तो क्या मिलेगा, देखो 2 में एरिया ADE और इधर से एरिया EDC, ये दोनों 1 और 2 इक्वेशन में लेफ्ट साइड सेम है, ADE ADE। अब इस सेकंड इक्वेशन को फोर्थ इक्वेशन से डिवाइड कर देते हैं, एरिया ADE अपॉन एरिया EDC इज इक्वल टू हाफ, अब की बार AE इंटू DM अपॉन हाफ EC इंटू DM, DM से DM कैंसल, हाफ से हाफ कैंसल, और ये आ गया बच्चों AE बाय EC, यानी कि एरिया ADE अपॉन एरिया EDC इज इक्वल टू AE बाय EC। ठीक है, AE बाय EC। ये बड़े काम की चीजें हैं दोनों। अब देखो इसमें लेफ्ट साइड पे ऊपर AD नीचे BD, ऊपर AD नीचे EDC, अगर बेटे लेफ्ट साइड इक्वल हो जाए ना, कैसे न कैसे, AD BD और ये भी बन जाए ADE BD, ये रिप्लेस हो जाए ये EDC, ये EDC अगर रिप्लेस हो जाए, इसकी जगह कौन आ जाए, BD, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो राइट साइड भी इक्वल होंगी। अब देखो, अब पता है यहाँ क्या गड़बड़ हुई, नाइन्थ में पहले एक चैप्टर होता था जिसका नाम था पैरेललोग्राम्स, यानी कि एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम्स। तो पैरेललोग्राम वाला जो टॉपिक था ना बेटे नाइन्थ में, वो सिलेबस से हटा दिया, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और वो यहाँ काम आएगी। अब वो क्या थी, पहले उसको ध्यान से समझना। वो ये थी कि यदि दो ट्राइंगल, दो पैरेलल साइड्स के बीच में लाई करते हो, दो ट्राइंगल दो पैरेलल साइड्स के बीच में लाई करते हो और दोनों का बेस सेम हो, दोनों का बेस सेम हो, तो उनका एरिया इक्वल होगा। जैसे मानो मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC, माना ये दो लाइन थी जो पैरेलल थी, एक का नाम लाइन P था, एक का नाम लाइन Q था, P इज पैरेलल टू Q, ऐसा था। और बच्चों मैंने एक ट्राइंगल बनाया ABC जिसका बेस है BC और जो P और Q नाम की पैरेलल लाइंस के बीच में लाई करता है। इसी बेस BC पर मैंने एक और ट्राइंगल बनाया और इसका नाम था DBC, इसका नाम क्या था, DBC, ABC DBC, एक ट्राइंगल तो ये बना, ये, और एक ट्राइंगल ये बना, ये येलो और व्हाइट डॉट वाला तो कॉमन एरिया हो गया दोनों में। तो ये दोनों सेम बेस BC पर हैं, सेम पैरेलल लाइन P और Q के बीच में लाई कर रहे हैं, इनके वर्टेक्स टच होने चाहिए ऊपर इस लाइन पे, तो बच्चों इनका एरिया क्या होगा, इक्वल। इसको लिखते थे जब नाइन्थ क्लास में एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम पहले पढ़ाते थे, तो कहते थे इफ टू ट्राइंगल्स आर ऑन सेम बेस
and lies between same parallel lines, then their area are equal. इनके एरिया क्या होंगे? इक्वल होंगे. Two triangles on same base and lies between same parallel lines are equal in area, ऐसे कह दो. ठीक है. दो त्रिभुज जिनका आधार एक ही जो एक ही आधार पर बने हों और दो समानांतर रेखाओं के मध्य हों, उनका क्षेत्रफल बराबर होता है. ठीक है. अब यही कंडीशन क्या यहां भी फिट हो रही है क्या? आओ देखते हैं. देखो, बी डीई और बीसी बेटे पैरेलल है. ठीक है, जैसे पी और क्यू पैरेलल थी, ऐसे ही अगर मैं बात करूं ट्राइंगल बी डी ई की, बी डी ई की बेटे, डॉट 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 डॉट, अगर मैं बात करूं बी डी ई ट्राइंगल की, तो इसका बेस है डी. अगर मैं बात करूं ट्राइंगल सी डी ई की, इसकी बात अगर मैं करूं, तो बेटे ये इतना सा एरिया तो कॉमन है दोनों का, जैसे यहाँ कॉमन था, और दोनों का बेस डी. भाई जरूरी थोड़ा ना ऐसे उल्टे करके बना लो, ऐसे बना लो. ये डीई हो गया बेस. इसी डीई ने कौन बनाया? बीडी. वर्टेक्स नीचे वाली पैरेलल लाइन पे आ गया. इसी ने बनाया ये सी डी. दोनों का बेस क्या है? डी. दोनों सेम बेस पे हैं, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों का एरिया क्या होगा? इक्वल. बस यही है इसका ट्विस्टिंग पॉइंट, यानी कि यही है याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात. तो आओ इसी को आधार बनाते हुए हम यहाँ लिखते हैं एरिया, क्या नाम लिखें इसका? बी डी. यही तो इक्वल करने हैं. बी डी ई इक्वल टू एरिया, दूसरे का नाम ईडीसी. क्योंकि अगर बीडीई और ईडीसी इक्वल हो गए, तो लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी इन दोनों की. मान लो मैं इसका नाम दे दूं इक्वेशन 5 और इसका नाम दे दूं इक्वेशन 6. इन दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल हो जाएंगी, तो राइट राइट भी इक्वल हो जाएंगी, और यही तो है टारगेट. तो एरिया ईडीसी ये दोनों इक्वल होंगे. एरिया बीडी इक्वल टू एरिया ईडीसी, बिकॉज, क्यों इक्वल है? बिकॉज बोथ ट्राइंगल बीडीई एंड ट्राइंगल ईडीसी lies on same base DE and between same parallel lines, that is DE parallel to BC. ये दोनों सेम बेस डी पर हैं और सेम पैरेलल लाइन डी और बीसी के बीच में लाई कर रहे हैं, इसलिए दोनों एरिया इक्वल हैं. ए बाय एरिया ए डी और ईडीसी. अब इसका मतलब इक्वेशन 6 में क्या रिप्लेसमेंट करोगे? इस ईडीसी की जगह क्या लिख सकते हैं? बोलो बोलो. इसकी जगह लिख दो बीडीई. इसका मतलब एरिया ए डी ई अपॉन एरिया ईडीसी को रिप्लेस कर दो. रिप्लेस कर दिया तो क्या लिखेंगे इसकी जगह? बीडीई इज इक्वल टू ए बाय ई सी. बोलो बच्चों, ठीक बात होगी? ईडीसी को हटा के बीडी. अरे एडी बाय बीडी तो एडी बाय डीबी के बराबर है. ठीक है. फ्रॉम इक्वेशन 5 वी गेट, हमें क्या मिला कि इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह तो हम ए डी बाई डी भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू ए बाई ई सी हो गया. और यही था बेटे टारगेट, यही हमें करना था प्रूव कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव करना है? दैट, देखो ऊपर चलो अब, प्रूव क्या करना है? दैट एल इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड. यही तो प्रूव करना था, यही तुम एग्जाम में लास्ट में लिख के आओगे. ठीक है. हेंस प्रूव दैट
if a line drawn parallel dash dash dashes to one side of a triangle and intersect other two side at distinct point, then divide the other two side in same ratio। अब तो बेटे ऊपर से कॉपी करना है ना, वही स्टेटमेंट तो लिखनी है जो एग्जाम में वो क्वेश्चन के रूप में लिख के देगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये था बच्चों आपका बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना, और थेल्स थ्योरम। ठीक है, इसको आराम से धैर्य से देखना, एक बार नहीं दूसरी बार देखना, वीडियो है कभी भी आगे पीछे कर सकते हो आप, तो आराम से समझना जो इसमें मेन पॉइंट थे। और इस प्रकार ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थी और ये होती है बेटा खत्म। अब इसी की एक इनवर्स भी है। इनवर्स क्या है वो देखो, ठीक उल्टा, वहां एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करी थी जो बाकी दो साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड कर रही थी। इसको पलट दो इस बात को, यदि कोई लाइन किसी ट्राइंगल की दो साइड को सेम रेशियो में बांट रही हो तो थर्ड साइड के पैरेलल होगी। इसका उल्टा करना है, रिवर्स कन्वर्ज करना है। प्रूफ उसी का आता है, इसके प्रूफ के आने की संभावना बहुत थोड़ी होती है, समझा जरूर देते हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि यदि किसी ट्राइंगल में कोई लाइन ऐसे ड्रॉ करी गई है कि वो दो साइड को इक्वल रेशियो में बांट रही है, हेयर DE divides AB and AC in equal ratio। ये AB और AC को इक्वल रेशियो में बांट रही है, दैट इज माने अर्थात AD बाई DB बराबर कर दिया इसने किसके, AE बाई EC के। अगर ऐसा है देन तो DE पैरेलल होगी किसके, BC के। वहां पैरेलल दे रखी थी, साइड्स को इक्वल रेशियो में बांट रही है, ऐसा प्रूव करना था। यहां इक्वल साइड रेशियो इक्वल में बांट रही है, पैरेलल प्रूव करनी है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार ये था कन्वर्ज, इसको कहते हैं कन्वर्ज। तो बच्चों इस प्रकार ये हो गया उसका कन्वर्ज। कन्वर्ज का मतलब ठीक उल्टा, पहले पैरेलल दे रखी थी, साइड को इक्वल रेशियो में बांट दिया, अब इक्वल रेशियो में साइड को बांट रही है तो ये पैरेलल होगी, उसी का क्या है, ये इनवर्स है, उल्टा है। ठीक है, तो इस प्रकार यदि बेटे इसका प्रूफ जो है ना बहुत इजी है, बहुत इजी प्रूफ है इसका, इसका प्रूफ भी हम करा देंगे आपको। ठीक है, बल्कि यदि थोड़ी सी वीडियो लेंदी हो जाएगी नहीं तो मैं अभी करा देता। चलो कराते हैं इसका प्रूफ और कराते हैं, 10 मिनट और सही, 10 मिनट और लगा के हम इसका प्रूफ कराते हैं। देखो फिर वही लेट करना पड़ेगा, लेट ABC इज ए ट्राइंगल in which DE is a line which divides side AB and AC in equal ratio। माना एक ट्राइंगल ABC है जिसमें DE एक लाइन है जो साइड AB और AC को इक्वल रेशियो में बांट रही है, इक्वल रेशियो में, दैट इज, यानी कि इसने क्या है कि AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC। यानी कि बच्चों ये जो चीज है ना ये ऑलरेडी गिवन है, ये ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, हमें प्रूव करना है। नाउ वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि DE पैरेलल है BC के, है ना। अब की बार पहले वाली में थ्योरम 6.1 में पैरेलल दे रखी थी, ये रेशियो इक्वल करनी थी बीपीटी में। ठीक है, और इसमें क्या करना है, रेशियो इक्वल दे रखी है, पैरेलल प्रूव करना है DE को BC के। आओ इसका प्रूफ देखते हैं, आगे देखते हैं सॉल्यूशन, प्रूफ तो लिख दिया है।
हम क्या करते हैं, हम मानते बेटे डी बी सी के पैरेलल नहीं है, नहीं है भाई इसी के पैरेलल। हम कहते हैं भाई डी ई डैश पैरेलल है, ये लो भाई, डी ई डैश पैरेलल है बी सी के। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं। लेट, या वी कंसीडर, अरे भाई चल जा, दैट वी कंसीडर, वी एज्यूम, एज्यूम शब्द ज्यादा सुना है, एज्यूम मान लो, वी एज्यूम दैट DE is not parallel to BC। अब भाई कोई तो होगी उसके पैरेलल, बट एंड DE डैश इज पैरेलल टू BC। DE डैश है पैरेलल BC के, कोई तो होगी बेटे, ये नहीं तो ये होगी, कोई तो होगी उसके पैरेलल। तो हमने मान लिया भाई DE डैश जो है ना वो BC के क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब इन ट्राइंगल ABC, DE डैश ABC ट्राइंगल में DE डैश इज पैरेलल टू BC, है ना, हमने मान लिया। अब बेटे अगर ये पैरेलल है तो इस पे बीपीटी लगा दो, जो अभी प्रूव करके आए हैं। इसका मतलब अगर ये पैरेलल है तो इन दोनों साइडों को इक्वल प्रोपोर्शन में करेगी, यानी कि AD बाई DB इक्वल रेशियो में करेगी AE डैश बाय ई डैश सी। ये तो ऐसे होना चाहिए, किससे, बाय BPT, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। या पूरी लिख दो, A line drawn parallel to one side of a triangle intersect other two side at distinct point, divide the other two side in equal ratio। पूरी लिख दो 6.1 अगर याद है तो, नहीं तो शॉर्टकट में लिख दो बीपीटी। बीपीटी से ये प्रूव हो गया। अच्छा ये चीज हमें गिवन थी, ये चीज हमें हमने प्रूव कर दी बेटे। तो इसका मतलब जो AD बाई DB AE बाई EC के इक्वल है, तो AD बाई DB तो AE डैश बाय, अरे भाई कई बार ये मार्कर जो है ना, AE बाय EC आल्सो AD बाय DB इज इक्वल टू AE डैश बाय E डैश C। ये कहां से आया, गिवन। ये कहां से आया, प्रूव्ड। अभी अभी बीपीटी का प्रयोग करके प्रूव करके आए। तो इनकी तो बेटे लेफ्ट साइड मैच कर रही है, दोनों सेम है। इसका मतलब AE बाय EC तो इक्वल होना चाहिए AE डैश बाय E डैश C के। पर बेटा ये तो असंभव है कि AE डैश बाई ई डैश सी और AE बाई सी बराबर हो जाए। तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, और वो कंडीशन है जब E डैश E के क्या कर जाए, कोइंसाइड हो जाए, यानी कि ओवरलैप हो जाए। ये तो तभी संभव है बेटे, अदरवाइज संभव है ही नहीं। बट दिस इज पॉसिबल, भाई ऐसा हो ही नहीं सकता कि AE बाई ई डैश सी और AE बाई ई सी बराबर हो जाए, ऐसे कैसे हो जाएगा। AE डैश तो AE से छोटा है, E डैश बड़ा है, EC छोटा है E डैश सी। तो ये तो भाई घपला हो गया सारा, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा ये दोनों इक्वल रेशियो में हो जाएंगे। ये तो तभी पॉसिबल है जब ये दोनों कोइंसाइड हो। बट दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन पॉइंट E एंड E डैश कोइंसाइड ईच अदर, या कोइंसाइड ईच अदर लिखने की भी जरूरत ना है, आर ई डैश कोइंसाइड, पॉइंट E एंड E डैश आर कोइंसाइड। ये तो भाई एक दूसरे के ओवरलैप करने चाहिए तभी पॉसिबल है। और अगर ये ई डैश कोइंसाइड कर गया तो बेटे DE और DE डैश ये तो सेम लाइन है। इसका मतलब DE एंड DE डैश आर सेम, ये तो दोनों एक ही बात होगी फिर। इसका मतलब दिस इंप्लाइज DE इज पैरेलल टू
BC। जब DE डैश पैरेलल है ना, DE डैश पैरेलल, ये तो हमने बनाई थी ना DE डैश BC के पैरेलल, तो DE भी पैरेलल होएगी, ठीक है ना, क्योंकि ये तो दोनों सेम है। तो ये बेटे इसके कन्वर्ज का प्रूफ था, छोटा सा लॉजिकल सा प्रूफ। तो इस प्रकार ये बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत बढ़िया से पूरा टाइम खपा के मैंने इसको समझाया बेटे दोनों को। आप भी एक दो बार इसको ट्राई करना, अपने हाथ से लिख के देखोगे ना बीपीटी को कागज पे, और फिर मैच कर लो सॉल्यूशन से, तब पक्की होएगी बेटे, और इम्पोर्टेंस बहुत है इसकी, ठीक है। अब सिस्टमेटिक 6.2 एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक आपके विचार शुद्ध, भोजन शुद्ध, और पढ़ाई करते रहें लगातार कंटिन्यू, ठीक है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम आपके लिए सिस्टमेटिक वे में नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।